सऊदी अरब ने क्या तबाही मचाई है भाई साहब, एकदम भौकाल काट दिया भाई सऊदी अरब ने। दोस्तों, यूएई ने फिर से हरामीपना किया था। यमन के अंदर से यूएई निकल चुका था, एसटीसी भी निकल रहा था, जो ये संगठन था जो यूएई की मदद से यमन पर कब्जा करना चाह रहा था। लेकिन जाते जाते उसने फिर से यमन के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की। इधर सऊदी अरब को पता चला, सऊदी अरब ने अपने फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर यमन में घुसा दिए और यमन के उन पहाड़ी इलाकों में जहां एसटीसी मौजूद था, लड़ाका संगठन मौजूद था, वहां खौफनाक बमबारी कर डाली। एक ही झटके की बमबारी में 30 से ज़्यादा आतंकवादी घुसपैठिए मारे गए, जिसके बाद यूएई की और फटके चार हो गई और एसटीसी तितर बितर होने लगे। जो हमले का मंजर है और हेलीकॉप्टर्स अंदर घुसने का जो यमन में घुसे हैं सऊदी के, वो तमाम मंजर में दिखा रहा हूं। فوق مطار سيون طيران المملكة العربية السعودية، عز يا مان العز، الله يحفظهم. هليكوبتر ذي وذي ما نداري من قاعدة، اللي يعرف نحن اللي يعرفها يقول نحن الله يحفظهم. هذه الآن وذي الثالثة، ما شاء الله تبارك الله. شوف، واحدة، اثنتين، ثلاث، عشي رابع. अब दोस्तों, एसटीसी की हवा निकल गई। वो ऑफिसर एसटीसी का, ये ऑफिशियल जिसको सऊदी अरब ने बुलाया था कि आप आओ बात करेंगे, इसकी इतनी हवा संट हुई कि ये सऊदी अरब ना जाकर कहीं और फरार हो गया है, भाग गया है। क्योंकि पता है सऊदी अरब बुलाएगा, पानी पिलाएगा और फिर डंडा देकर पलट देगा और इनको जेल में सड़ा देगा या इनकी गर्दन ही उतार देगा, जैसी इनकी हरकतें हैं। हजरात, आपके सामने अब लेटेस्ट मैप, लेटेस्ट हाल है। जो हरा हरा एरिया आपको दिख रहा है, यमन की सरकार ने दोबारा से ये पूरे इलाके पर, पूरे देश पर वापस कब्जा हासिल कर लिया है, पूरा कब्जा कर लिया है। ये जो लाल वाला इलाका आप देख रहे हैं, यहां पर अभी भी पहले की तरह हुथीज राज कर रहे हैं। वहीं अमेरिका तुरंत पहुंचे हैं, सऊदी अरब के विदेश मंत्री यमन और इलाके के हालात पर बातचीत करने के लिए सऊदी अरब के विदेश मंत्री अमेरिका पहुंचे हैं। Mr. Secretary, what does Greenland need to do to avoid military action there? What will you tell your Danish officials next week? वहीं यमन की ऑफिशियल गवर्नमेंट ने 2 गवर्नर कमांडर को निकाल दिया है, सस्पेंड कर दिया है। इल्ज़ाम उन पर यह है कि उन्होंने गद्दारी करी, इसी वजह से एसटीसी ने यह कांड किया। उन पर कानूनी कार्यवाही की भी बातें और रिपोर्ट सामने आ रही हैं। उधर इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर बड़ा हमला किया और यह तस्वीर दिखाने से पहले बता दूं कि जस्ट ये शूट करते ही मुझे पता चला है, अपडेट आई है, नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है और अपने ऑफिसर से कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे लेबनान पर, हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला करने का आदेश, हुक्म दे दिया है। मतलब राजी हो गए हैं, हरी झंडी मिल गई है। ये बताने से पहले ही रोज की तरह लेबनान पर इजराइल ने बड़े हमले किए, एक नागरिक मारा गया है, कई बुरी तरह से घायल हैं, अच्छा खासा जो नुकसान है लेबनान का हुआ है। पहले मैं आपको बमबारी दिखाऊंगा और उसके बाद तबाही के मंजर।
हजरात, इजराइल का मीडिया तो कुछ और कह रहा है। वो ये कह रहा है कि सिर्फ ग्रीन लाइट नहीं दिया है ट्रंप ने, बल्कि आईडीएफ से डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि कर दो हमला शुरू। तो दोस्तों, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक हो सकता है कि कांड और लेबनान पर खौफनाक हमले शुरू कर दिए गए हों। अब आइए सीरिया ले चलूं। सीरिया का माउंट हेरमोन, जहां पर रिजॉर्ट होटल टाइप का चीज़ें बना लिया गया है इजराइल के द्वारा, और माउंट हेरमोन जो है सीरिया ने इजराइल को ऐसे ही दे दिया हलवे की तरह। तो अब अमेरिका इजराइल पर प्रेशर बना रहा है कि माउंट हेरमोन का इलाका सीरिया और इजराइल आप दोनों मिलकर चलाएं। वैसे भी आप दोनों के बीच एग्रीमेंट जो है हो चुका है। हजरात, उधर सीरिया की फौज और कुर्दिश लड़ाकों के बीच इलाके के अंदर, लोकल इलाके के अंदर झड़प हो रही है। थोड़े थोड़े से मंजर सेंसर करके आपको दिखाना चाहूंगा। उधर सीरिया की जोलानी सरकार ने मांग की है कुर्दिश लड़ाकों से कि हमारे एलेप्पो के इलाके से बाहर निकल जाएं। वहीं कुर्दिश लड़ाकों पर और बड़ा हमला करने की तैयारी जोलानी की फौज कर रही है। अब गाजा और फिलिस्तीन से अपडेट। इजराइल ने कहा कि गाजा ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, और यह कहते हुए इजराइल ने गाजा पर बमबारी की, जिस बमबारी में 2 फिलिस्तीनियों की मौत हुई और 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। रात के अंधेरे में एज यूजुअल इजराइल ने गाजा पर बमबारी की है, जिसके बहुत लिमिटेड मंजर मैं आपको दिखा रहा हूं। हमास के खिलाफ जो फिलिस्तीन का ही गद्दार संगठन जो मिलिशियाज खड़ा हुआ है, उसने क्लेम किया है कि हमने हमास के 2 ऑफिशियल को कत्ल किया है। इजराइल लगातार बमबारी कर ही रहा है। एक ये छोटा सा बच्चा है, इजराइल की टैंक की बमबारी में इस बच्चे की मौत हो गई है। यूएन के अंदर, यानी जो यूएन की वो टीम जो ह्यूमैनिटेरियन एड बांटती है, मानवता के लिए काम करती है, ग्राउंड पर काम करती है, तो यूएन ने 500 से ज़्यादा गाजा के लोगों को अपनी टीम से यह कह के निकाल दिया है कि फाइनेंशियल क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम आपको तनख्वाह दें। अब इजराइल ने धमकी दे रखी है हमास को कि हमारी जो यहूदियों की आखिरी लाश है, अगर वो नहीं दोगे तो कोई डील नहीं होगी। तो ये आप देख सकते हैं, हमास के लड़ाके हैं हथियारों के साथ जो गाजा के अंदर यहूदी इजरायली की आखिरी लाश तलाश करने का ऑपरेशन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते गाजा के सीज फायर का 2nd फेज अनाउंस कर सकते हैं। हजरात, सच्चाई यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक 9 से 10 हजार गाजा के लोगों की लाशें अभी भी मलबों में दबी हुई हैं। आइए अब वेस्ट बैंक का मामला जान लीजिए। इजराइल की गवर्नमेंट ने खुद बताया है कि हमने वेस्ट बैंक में नए सेटलमेंट का आदेश और अप्रूवल दे दिया है। अब इसी के मुताबिक तस्वीर आपके सामने है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़कर उनके घरों पर, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को भगाया जा रहा है। इसके अलावा इस तरह के मंजर मैं आपको रोज दिखा रहा हूं। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के ऊपर जो इजराइल के सेटलर्स हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं। सोचिए, इजराइल के आम लोगों ने, इजराइल के सेटलर्स ने सिर्फ 2025-25 के अंदर ही
लगभग 270 फिलिस्तीनियों का वेस्ट बैंक में कत्ल कर दिया। 270 आम लोगों को, फिलिस्तीनियों को इजराइल के ही आम लोगों ने कत्ल कर दिया। हजरात यही नहीं, एक और मंजर मैं आपको वेस्ट बैंक का दिखा रहा हूं। ये देखिए, वेस्ट बैंक से दर्जनों फिलिस्तीनियों को देर रात को इजराइल की फोर्स ने गिरफ्तार किया है बिना किसी कसूर। चोरी चकारी और डकैती डालने में इजराइल नंबर 1 है। अब इजराइल की सरकार ने फिलिस्तीन अथॉरिटी के 149 मिलियन डॉलर रकम फ्रीज कर लिए हैं। वहीं इजराइल का जो विदेश मंत्री सोमालियालैंड पहुंचा था, इसने वहां जाकर कहा कि सोमालियालैंड कोई वर्चुअल स्टेट नहीं है फिलिस्तीन की तरह, यह असली में एक स्टेट है, सोमालियालैंड है। सुनिए। Unlike Palestine, Somaliland is not a virtual state. It's a functioning state. Somaliland is a fully functioning country based on the principles of international law. Somaliland is and has been a stable democracy for nearly 35 years. It has democratic elections, most recently in November 2024, and peaceful transitions of power. It's pro-Western and friendly to Israel. एक लंबे समय के बाद मुर्दा यूएन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि इजराइल वेस्ट बैंक में भेदभाव कर रहा है और फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। हजरात, इजराइल का बेड़ा गर्क है। वहां के लोग, वहां की आवाम बहुत बहुत बुरी मुसीबत में फंसने वाली है, क्योंकि वहां तानाशाह राज कर रहा है। नेतन्याहू के केस में जो जज था, अभी 2 दिन पहले कार एक्सीडेंट में मारा गया। ये तमाम चीजें तो हिंदुस्तान, हम भारतीय लोग अपनी बॉलीवुड की फिल्मों में बचपन से देखते आ रहे हैं, तो खेल हमें पता है किसका है। इजराइल कोशिश कर रहा है कि F-35 सऊदी अरब को भले ही मिल जाए, लेकिन तुर्की को F-35 किसी भी हालत में ना मिले। ईरान के करात के इलाके में इंतहा पार हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने ईरान के ही शहीद, जो वहां के लोग उनको शहीद मानते हैं, कासिम सुलेमानी का पुतला ही जला दिया है। हद तब और हो गई, हद पे हद हो रही है कि ईरान के प्रदर्शनकारियों ने अपने ही मुल्क का झंडा उतार कर फाड़ दिया। कहीं झंडा जला रहे हैं, कहीं झंडा फाड़ रहे हैं, कहीं सुप्रीम लीडर को गालियां बक रहे हैं, कहीं सुप्रीम लीडर के पोस्टर फाड़ रहे हैं। ये आज के ईरान की आवाम है, जो चंद रुपये में, चंद डॉलर में अमेरिका और इजराइल के आगे झुक गई है। فعلا که نسبت عامله پایین بیا ماشاءالله خرچنگ لاشی خیلی زور رو سر ما بشن अब दोस्तों, मेरे पीछे एक ब्लर वीडियो है जिसे मैंने सेंसर किया है। इस वीडियो के अंदर जो ईरान की फोर्स है, अब रबर बुलेट ओपन फायर कर रही है प्रदर्शनकारियों पर। ईरान में हिंसक प्रदर्शन की वजह से जनता और सरकार का दोनों का नुकसान है। आपकी स्क्रीन पर 2 शख्स हैं, एक नौजवान प्रदर्शनकारी है और एक पुलिस ऑफिसर है। दोनों ही प्रदर्शन के होने वाले झड़प में मारे गए हैं। ईरान के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन लगातार जारी है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, ईरान से खबर और ईरान से तस्वीरें बुरी आ रही हैं। कुछ मंजर ईरान के प्रदर्शन के आपको देखने चाहिए।
वहीं ईरान की पार्लियामेंट ने बंद कमरे में अपनी इकोनॉमी और प्रदर्शन को लेकर बंद कमरे में मीटिंग की है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि मैं बैरूत यानी लेबनान खुद जाऊंगा लेबनान और ईरान के रिश्तों पर बात करने के लिए। روابط ما با لبنان از قدیم همیشه وجود داشته با کل مجموعه لبنان دولت لبنان و ما به دنبال به هر حال گسترش این روابط هستیم. انگیزه هم در طرف ما وجود داره هم در طرف لبنانی. یک هیئت اقتصادی هم منو همراهی خواهند کرد برای بررسی جنبه‌های اقتصادی و تجاری در روابط دو کشور و انشالله امیدوار هستیم که ما برگردیم به یک روابط بسیار. उधर मेरे दोस्तों वेनेजुएला का पूरा तेल अमेरिका ने कह दिया कि हम ही लेंगे और जिसे हम कहेंगे वेनेजुएला उसे ही तेल देगा। चाइना भड़क गया है क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा तेल वेनेजुएला से लेता था। चाइना ने कहा कि ये तो दोगलापन है, हमें तेल लेने से मना कर रहा है और सारा तेल खुद ले रहा है। अब इसमें ईरान का फ़ायदा हो गया क्योंकि चाइना जितना तेल वेनेजुएला से लेता था अब उतना तेल ईरान से चीन खरीदेगा। इजराइल की महिला सेटलर मिनिस्टर ने एक नया पोस्टर अपने दफ्तर में लगाया जिस मैप को आप देखेंगे तो वो वेस्ट बैंक का मैप है और उस वेस्ट बैंक के मैप को उसने इजराइल से मिला लिया है और लगभग निशानदेही करके इस मैप में बताया गया है कि इजराइल ने किन किन जगहों पर सेटलमेंट करने का प्लान किया है। हालात पूरे मिडिल ईस्ट के बुरे हैं। 2026 खौफनाक खतरनाक साबित हो सकता है। इस बारकोड का इस्तेमाल, इस अकाउंट डिटेल का इस्तेमाल इसलिए कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन के लिए हम कुछ तो कर सके। जहां तक हम कर सकते हैं वहां तक तो करें। हमारे गुनाह बहुत हैं, हम वैसी इबादत नहीं कर सकते, न कर रहे हैं जैसी करनी चाहिए। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगर आप मदद कर सकते हैं तो कीजिए, वरना नमाज कायम कीजिए और नमाज के दौरान, अपने इबादतों के दौरान गाजा, फिलिस्तीन और हिंदुस्तान के दुनिया भर के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। जय हिंद।